केस नंबर 8। रिफत के जाने के कुछ देर बाद ही कमरे का दरवाजा बाहर दोबारा खुला। हरीम ने नजरें उठाकर देखा तो अलियान था। हरीम ने नजरें झुका ली। अलियान आकर हरीम के पास बैठ गया। हरीम, अलियान हरीम से मुखातिब हुआ। देखो हरीम, मैं ना आज बहुत नर्वस हो चुका हूँ। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कैसे सब कुछ अचानक हुआ। अम्मी कहती है मुझ पर एक साया था जो शादी के बाद ही मुझसे हट सकता था। सच बताओ तो मैं बहुत नर्वस हो चुका हूँ। मुझे पता है तुमने भी मेरे लिए अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया है। मैं तुम्हारा इस एहसान के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा कि आज मेरी ज़िंदगी तुम्हारी वजह से है। मुझे शायद अपनी किस्मत में यही लिखा था, पर शायद हमें एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। अब तक क्या हुआ, क्यों हुआ, शायद सब कुछ अच्छे के लिए ही हुआ हो, पर अब तुम मेरी आने वाली ज़िंदगी में साथ दोगी ना हरीम। हम हर दुख सुख में साथ रहेंगे और सबसे पहली बात भरोसा, क्योंकि भरोसे के बिना कोई रिश्ता मुमकिन नहीं। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम कभी कुछ गलत नहीं करोगी, मेरे भरोसे पे पूरा उतरोगी। क्या तुम हमेशा के लिए मेरा हाथ थाम के रखोगी? अलिया ने अपना हाथ हरीम की तरफ बढ़ाया। देखिए मिस्टर नीस, हमने बहुत से ऐसे केस देखे हैं जो बहुत हैरान कुन होते हैं, मगर इस केस को लेकर हम पुलिस से गए हैं। इंस्पेक्टर इफ्तिखार ने चाय का सिप लेते हुए कहा। क्या मतलब इंस्पेक्टर साहब, कुछ बात खोल कर बताइए। अनीस कुछ न समझते हुए कहा। देखिए मिस्टर नीस, हमें अब तक 4 लाशें ऐसी मिली हैं जो होती तो नौजवान लोगों की हैं, मगर बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी होती हैं। पोस्टमार्टम के मुताबिक उनकी बॉडी से सारी एनर्जी निकाली जाती है, वो भी इस तरह के पूरे जिस्म पर कोई निशान, कोई इंजेक्शन या एंटी टेक्निक इस्तेमाल किए बगैर। एक ऐसी लाश भी मिली है जिसके पेट में इतने लंबे और नुकीले नाखून मिले हैं जो डीएनए के इस दुनिया में किसी जानवर या इंसान के नहीं हो सकते। हमने इस केस पर रिसर्च के लिए लंदन से एक खासूसी एजेंट को खुफिया तौर पर बुलाया था, मगर उसकी अपनी मौत बहुत भयानक तरीके से हो गई कि कोई खूनी दरिंदा ही ऐसा कर सकता है। इस एजेंट के जिस्म को कई टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया है। इंस्पेक्टर इफ्तिखार खामोश हो गया, जबकि अनीस को पूरी बात समझ आ चुकी थी और वो जान गया था कि इन सबके पीछे किसका हाथ है। ये केस तो बड़ा ही खतरनाक है। आप एक काम कीजिए, जो नाखून आपको मिले हैं आज शाम को मेरे लैब भिजवा दीजिए। मैं जल्द ही पता लगा लूंगा कि वो नाखून है किसका। अनीस कहकर खड़ा हो गया और उसके साथ ही इंस्पेक्टर इफ्तिखार भी खड़े हो गए। हाँ, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके यकीन को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगी। आपका साथ दूंगी। अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। हरीम ने अलियान का हाथ पकड़कर जवाब दिया। अलियान और हरीम दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई, एक नई मुस्कान। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था और यहाँ चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। आसमान पर चांद चमक रहा था। तभी से एक अजीब सी रोशनी की एक बहुत बड़ी किरण जो इस ताबूत पर पड़ी, अचानक से वो एक पत्थर से औरत में बदल गई और उसने अपनी आंखें खोली। वो आज एक बहुत लंबी नींद के बाद जागी थी। उसने अपने दोनों हाथ ताबूत पर मारे। ताबूत का ऊपर का शीशा टूट गया और वो उड़कर हवा में खड़ी हो गई। अगले लम्हे छलांग लगा के जमीन पर खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखें बंद करके खोली तो उनकी स्याही खत्म हो गई। उसकी आंखें सफ़ेद हो गई, उसके पाँव पीछे की तरफ मुड़ गए, उसके खुले हुए बाल एक चोटी में तब्दील हो गए। मैं आ गई हूँ बेखानदान, वापस आ गई हूँ। अब शुरू होगी इंतकाम और नफरत की असली जंग। हा 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 हा। उसने एक जोरदार कहका लगाया और अपनी कदम आगे बढ़ाने लगी, मगर जैसे ही शीशे के पास गई उसे एक झटका लगा और पीछे गिर गई। ओह, तो ये मामूली सा शीशा मुझे रोकेगा। एक रवाइन को वो उठकर दोबारा खड़ी हुई और चंद कदम पीछे हटकर बिजली की रफ्तार से भागते हुए आगे आई। इस बार वो शीशे के टुकड़े करते हुए भागती चली गई। वो आज़ाद हो चुकी थी। ओह भाई, बड़ी खुश लग रही हो, लगता है रात काफ़ी अच्छी गुजरी होगी। रेहान ने अलियान को मुस्कुराते देखकर शरारत से कहा। वैसे तुम्हें दूसरों के चेहरे ताकने की बजाय पैकिंग करनी चाहिए, क्योंकि आज घर वापस जाना है, अलियान ने कहा। हाँ वो तो है, पर भाभी जाग गई है या नहीं? रेहान ने पूछा। जी भाभी जाग गई है, मगर देवर अभी तक सोए हुए हैं शायद। हरीम ने ऊंचा सा कहा तो रेहान पीछे मुड़ा, जहाँ हरीम हाथ बांधकर मुस्कुरा रही थी। ओह सॉरी भाभी, मैंने आपको देखा ही नहीं। अच्छा, अब देख लिया ना, अब अपना सामान पैक कर लें। देवर जी, फिर हमें घर के लिए निकलना है, हरीम ने कहा। ओके भाभी, अभी क्या? सब वापसी के लिए निकल चुके थे। इस बार एक गाड़ी एक्स्ट्रा थी। रेहान और सारे ने अलियान और हरीम फ्रंट पर थे और आशा बैक सीट पर। तो भाभी, कैसे लगे आपको हमारे भाई? आशा ने हरीम को मुखातिब किया। हाँ बस ठीक ही हैं, हरीम ने अलियान को तंग करने के लिए कहा। ओह अच्छा, तो अब मैं बस ठीक ही हूँ, अलियान ने हरीम को देखे बिना ही कहा। तो और क्या,
اپنے آپ کو ہم سپرمین سمجھتے ہیں، حریم نے کہا۔ نہیں، سپرمین سے بھی بیسٹ ہوں میں۔ علیم نے تھوڑا چوڑا ہو کر کہا۔ بس بس، زیادہ چوڑے نہ ہوں، گاڑی سے باہر گر جائیں گے۔ حریم نے کہا تو عائشہ دونوں ہنسنے لگے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک رات میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ کافی گل مل گئے ہو، عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تبھی حریم کو ایسا لگا جیسے گاڑی چھت کے اوپر کچھ گرا ہو۔ مجھے ایسا لگا جیسے چھت کے اوپر کچھ گرا ہو، حریم نے کہا۔ وہم ہوگا بھابھی، عائشہ نے کہا۔ ہاں شاید، حریم نے سوچا، وہم ہی ہے۔ پتہ نہیں اس ڈائن کا چہرہ میرے دماغ سے کیسے غائب ہو گیا۔ باقی سب تو اچھی سے یاد ہے، بس یہ ڈائن کا چہرہ بالکل دھندلا دھندلا سے یاد ہے۔ انیس نے دماغ پر دباؤ ڈالتے ہوئے سوچا، ایک بار انسپکٹر افتخار انکل مجھے اس ڈائن کا ناخن بھیج دے، اس کے بعد اس ڈائن تک پہنچنا بہت آسان ہے۔ پر اس کا چہرہ کیوں میرے دماغ سے مٹ چکا ہے۔ تبھی ڈور بیل بجی۔ انیس جلدی سے مین گیٹ پر گیا تو سامنے ایک حوالدار کھڑا تھا۔ جی کہیے، انیس نے اس سے پوچھا۔ جی مجھے انسپکٹر افتخار نے یہ ناخن دینے بھیجا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا جس میں پانی تھا اور اندر ایک 7-8 انچ کا ناخن رکھا گیا تھا۔ انسپکٹر نے کہا کہ آپ کو جلدی سے یہ دے کر واپس آنا ہے کیونکہ خونی نہایت ہی شاطر ہے۔ حوالدار نے پیکٹ انیس کو دیا اور چلتا بنا۔ انیس نے ڈور بند کیا اور اندر آ گیا۔ افتخار انکل نے کہا، ناخن کافی بڑے ہیں مگر یہ اتنے بڑے تو نہیں۔ انیس نے سوچا، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، سارا غصے سے چلاتے ہوئے بولی۔ وہ جیسے ہی گار سے باہر آئی تھی اس کی چوٹی چھوٹے بالوں تبدیل ہو گئی، اس کی آنکھیں نارمل ہو گئی اور اس کے ناخن بھی نارمل ہو چکے تھے، اور بار بار کوشش کرنے کے باوجود وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ میری طاقتیں نہیں جا سکتی، مجھے میرے اپنوں کو بچانا ہے، انہیں اصلی خطرے کے بارے میں بتانا ہے۔ سارا نے بہت کوشش کی مگر وہ ڈائن ہی بن پا رہے تھے۔ اگر طاقتیں نہیں تو کیا ہوا، میں پھر بھی وہاں جاؤں، اپنا انتقام لے کر ہی رہوں گی۔ سارا غصے سے چلاتے ہوئے جنگل سے باہر کے راستے کی طرف بھاگنے لگی۔ وہ ڈائن تھی اور اس کے بھاگنے کی رفتار بہت تیز تھی، مگر آج وہ ڈائن نہیں تھی، پر اس کا انتقام اور غصہ اسے بہت طاقت دے رہا تھا۔ کچھ دیر میں جنگل سے باہر آ گئی اور بھاگتے بھاگتے بھی ایک حویلی تک پہنچ گئی۔ سارا نے کچھ دیر رک کر سانس لیا اور بھاگ کے حویلی کے بڑے دروازے تک پہنچی جہاں 2 چوکیدار کھڑے تھے۔ سنیے، مجھے ریفر بیگ سے ملنا ہے۔ سارا کو بہت تیز سانس چڑھ گیا تھا۔ جی وہ تو کچھ دیر پہلے یہاں سے نکل گئے ہیں اسلام آباد کے لیے، چوکیدار نے کہا۔ کیا؟ سارا نے حیرانی سے کہا۔ میڈم آپ کون ہیں اور آپ کی حالت خراب لگ رہی ہے، میں پانی لاتا ہوں۔ تبھی چوکیدار کی نظر سائرہ کے پاؤں پر پڑی، وہ دھنگ رہ گیا۔ سائرہ جنگل سے ننگے پاؤں بھاگ کر آئی تھی اور اس کے پاؤں لہو لہان ہو چکے تھے۔ میڈم آپ کے پیر تو خون سے بھرے ہیں، میں بھی پانی لے کر آتا ہوں۔ چوکیدار پانی لینے گیا مگر سائرہ پھر سے ایک طرف بھاگنے لگی۔